हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो का अपना वन शॉट वीडियो होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, तो जिसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने सेल ऑर्गेनल्स और जो बाकी बेसिक चीज़ें हैं, जितना भी वो वीडियो था शॉर्ट ने कंप्लीट शॉर्ट्स में आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि वो वीडियो अपलोड करने में मेरे से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से आप में से बहुत से स्टूडेंट के पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आया होगा और काफ़ी पुराना आपको वो वीडियो दिख रहा होगा। बट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप देख लेना। वहाँ पर मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर उसको भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो को भी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दिया जाए। अगर जिस तरीके से मेरे को पॉसिबल लगेगा वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो होगा। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारा इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप देखते रहना। आपको ये चैप्टर एंड तक आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। तो दो इसकी बेसिक फेजेस होती है, इंटरफेज और एम फेज। तो ये मेरे को डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसको समझ सकते हो। अब कैसे कैसे ये बातें होंगी वो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता रहूँगा और माहौल बनाकर आपको पूरा चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। अब स्टार्टिंग का जो बेसिक नॉलेज है उसकी तो क्या ही ज़रूरत है, इस टाइम पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे ये वीडियो आप देखोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस क्या होती है? द फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो एम फेज का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक्चुअल में डिवीजन हो रहा होता है, उसकी बात हो रही है। तो दो डिविजन्स के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। तो ये आपको समझ आती होगी। द इंटरफेज लीड लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो इंटरफेज जो है मैक्सिमम टाइम यही कंज्यूम करता है 95% तक। आपके एनसीईआरटी की बहुत से लाइनें इससे क्लियर हो जाएंगी। तो 95% तक टाइम जो है आपकी इंटरफेज इंटेक करती है, यानी कि इसी में अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। वेस्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इस फेज के अंदर ये सेल जो है डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है, कोई भी बिना कोई गलती किए। तो ये बात आती होगी समझ में। अब देखो, इंटरफेज को डिवाइड किया गया है तीन फेज के अंदर, G1 फेज, एस फेज या फिर जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। G2 फेज, इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है इंटरफेज को। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, बात करते हैं G1 फेज की। तो हर एक जो पॉइंट है उसको मैंने अलग से नोट करके आपको समझाया है कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए आपका ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखा है और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करोगे। तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना चैनल को। तो देखो, G1 फेज के अंदर क्या होता है, सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही होती है। तो सेल का ग्रोथ तो कंटिन्यूसली चल ही रहा होता है, इसीलिए उसको डिवाइड होने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रेजेंट बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। तो देखो, ये माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो उससे पहले की तैयारी G1 फेज के अंदर हो रही होती है। देखो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती ही है, तभी वो आगे की प्रोसेस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रही होती है। बात आती है एस फेज की। तो एस फेज में क्या होती है, कोल्ड सिंथेसिस फेज 2। तो इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, तो जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया उस टाइम पर। तो देखो, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। तो ये आपकी नीट में बहुत बार स्टेटमेंट में पूछते हैं कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन से स्टेज में होता है। तो वो एस फेज अगर आपके ऑप्शन में है तो टिक कर देना आंख बंद करके। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो डीएनए सिंथेसिस इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले आपने देखा। ये रीजन आपको पता लग गया होगा। नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोमल नंबर। तो क्रोमोसोम में कोई नंबर चेंज नहीं होता है, ये बात आप जरूर ध्यान से रख लेना। एनसीईआरटी में 2C4C का एग्जाम्पल गिवन है, उससे आप रिलेट कर लेना कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस जरूर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट आती है G2 फेज, जो कि इंटरफेज का पार्ट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसी के अंदर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट में पूछते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है, तो वो G2 फेज में होता है। अब बात आती है चेक पॉइंट्स की। तो चेक पॉइंट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो G1 फेज होती है, एस फेज होती है और G2 फेज होती है, उसके बाद में एम फेज हो जाती है। क्योंकि मैंने ये तरीका इसलिए बताया है क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो सेल साइकिल होती है वो दो पार्ट में होती है, यानी कि 2 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट इंटरफेज, इंटरफेज की तीनों स्टेजेस अपन ने देख ली हैं, और लास्ट बची है एम फेज। तो इसके बीच में होती है इंटरफेज, 2 एम फेज के बीच में। तो ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो फर्स्ट चेक पॉइंट G1 और एस के बीच में
फर्स्ट चेक पॉइंट होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, वो सर्किल वाला जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने आपको दिखा दिया है वहां पर। तो अब उससे आप रिलेट कर लेना कि फर्स्ट चेक पॉइंट G1 और S के बीच में होता है, और नेक्स्ट जो सेकंड चेक पॉइंट होता है वो G2 और M फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। ये मैंने नोट करके बता दिया है आपको, इसको आप चेक कर लेना और याद रख लेना। अब लास्ट बचा है G0 फेज, तो ये भी तो पार्ट है सेल डिवीजन का। तो देखो सेल्स कम्स आफ्टर एग्जिट G1 फेज। तो देखो सेल इसमें कब आती है कि G1 फेज से एग्जिट होने के बाद। अभी मैंने आपको चेक पॉइंट दिखाया था, जो फर्स्ट चेक पॉइंट से अगर क्लियरिटी होगी, यानी कि चेक पॉइंट का मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में अपन एंटर करते हैं तो वहां पर चेक पॉइंट होता है, या फिर गार्ड्स खड़े होते हैं, वो पूछते हैं कि आप आगे जा सकते हो या फिर नहीं। अगर आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो आप आगे एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट चेक पॉइंट से अगर क्लेरिफिकेशन नहीं मिलती है सेल को कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि हम आगे उसको जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकते, तो वहां से एग्जिट होके G0 फेज में आ जाती है। ये आपको समझ आ गया होगा। इनएक्टिव स्टेज होती है, इसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं ऑफ सेल साइकिल। तो ये भी स्टेटमेंट में पूछते हैं, इसलिए मैंने अलग से इसको नोट कर दिया है। तो सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि G0 फेज में आ गई तो सेल एक्टिव नहीं है। सेल यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, इनएक्टिव नहीं रहती है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट में बहुत बार मिस्टेक होती है। अब देखो सेल डू नॉट लार्जर फॉर प्रोलिफरेट, तो यानी कि लॉन्गर अगर प्रोलिफरेट नहीं होती अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू टू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म को जरूरत ना पड़े जिससे कि इस सेल को वापस सेल डिवीजन में लाना पड़े, तब तक ये सेल डिवाइड नहीं होती है, लॉन्गर प्रोलिफरेट नहीं होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये आपको समझ आ गई होगी G0। अब बात करेंगे एम फेज की। तो मैंने बताया था कि एम फेज के अंदर एक्चुअल में सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, तो वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, हिंदी वाले ये से समझ सकते हो। तो देखो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड्स ऑफ द सेल साइकिल। तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोजोम के कंडेंसेशन भी होगी, बहुत सारी चेंजेस होंगे, इसलिए ड्रामेटिक होती है, तो उसको बोल देते हैं। मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। तो देखो मेजर रिकॉग्नाइजेशन, सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन इसी स्टेज में आप कर सकते हो। अब इसको डिवाइड किया गया है 4 स्टेज के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये तो आपको याद ही होगा। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कौन से स्टेज में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज होती है, ये तो पता ही है आपको। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल्स। तो क्रोमोजोम के जो मटेरियल होते हैं, यानी कि क्रोमोजोम तो वो कंटिन्यूसली नहीं बने हैं, लेकिन जो मटेरियल है जिससे वो बनेंगे वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो क्रोमोजोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना सेंट्रोमियर जो है स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे, वो आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम भी आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये सेंट्रोमियर रेडिएट्स माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड एस्टर रेज। तो जो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं वो एस्टर रेज, जिसको माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं उनको एस्टर रेज होती है, वो जो है रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है। इसी स्टेज के अंदर होती है ये सारी चीज़ें। जो मेन पॉइंट है वो मैंने नोट किए हुए हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज डज नॉट शोज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER हो गया, न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियर एनवेलोप होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, यानी कि वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि एंटी के अंदर ये चीजें नहीं दिखती हैं, वो सारी गायब हो जाती हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। बात करते हैं मेटाफेज स्टेज की। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। तो कंडेंसेशन जो कि प्रोफेज से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। तो आपको इससे बातें रिलेट करने में आसानी होगी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके जो काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच हो जाते हैं, ताकि उनको अपोजिट पोल की तरफ ले जा सके, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में यही होने वाला है। क्रोमोसोम्स आर गेट इलोंगेटेड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स। तो दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, जो कि अभी इस लाइन पे देखा अपन ने, तो वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर आके एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि बीच की जो लाइन है जो आपने डायग्राम में आपने देखा, उस लाइन के ऊपर सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। तो ये है इसका रीजन बताने का, यानी कि ये बात जो नोट की हुई है इसका ये मतलब है। क्रोमोसोम्स क्लियरली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप्स। तो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करना है तो मेटाफेज के अंदर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या होता है, अभी थोड़ा सा आइडिया मैंने पीछे आपको दिया भी था। तो देखो, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स। तो क्रोमेटिड और सेपरेट्स हो जाते हैं, दोनों सेंट्रोमियर अलग होने से क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि 2 क्रोमोसोम थे तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि काइनेटोकोर से वो अलग से हो जाएंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखेगा। जो कि देख लिया है तो अच्छी बात है, तो आपको समझ में उससे रिलेट करके समझने में आसानी होगी। क्रोमेटिड्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स। तो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीटली नहीं जाते हैं बट जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर नोट किया हुआ है, क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स। देखो, क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम के टुवर्ड्स पोल्स एंड आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड। तो देखो, इसकी जो काइनेटोकोर जो होता है, यहाँ पर नोट किया हुआ, ठीक से पूरी लाइन चेक कर लेना। आपके सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। तो जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल की तरफ होता है, यानी कि इस ऊपर जिस तरफ से वो क्या बोलते हैं उसको, क्रोमेटिड फाइबर्स जो है वो जुड़े हुए हैं, उस तरफ उनका क्रोसेंट्रोमियर रहता है। लेकिन जो आर्म्स होती हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, वो जो है उसके पीछे की तरफ रहती हैं, यानी कि मेटाफेज प्लेट की तरफ, जो बीच में लाइन ड्रॉ की थी उसकी तरफ जो है क्रोमेटिड्स की जो आर्म्स होती हैं वो दिख रही होती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर एनसेट में नोट किया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लास्ट बात करते हैं जो माइटोसिस की लास्ट स्टेज है, टीलोफेज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल फोल्ड्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज ए स्कैटर्ड एलिमेंट्स। तो यानी कि जो अलग अलग क्रोमेटिड हुए थे वो अब एक हो जाते हैं, क्रोमोसोम का ठीक से आकार वो ले चुके होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलोप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर की जो एनवेलोप है वो बन जाती है, जो कि प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो गई थी। तो लास्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज होती है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल जो है वो डिवाइड नहीं हुई है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म्ड। तो ये दोबारा बन जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलोप वगैरह सारे आ चुके हैं, मेम्ब्रेन में पैक हो चुका है। तो एक मेम्ब्रेन को यानी कि 2 सेल्स में कन्वर्ट करना है, वही तो कर रहे हैं। एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक सेल के अंदर जितने पार्ट्स थे वो दूसरी सेल में भी तो आना जरूरी है, तभी तो वो इक्वल डिवीजन होगा माइटोसिस के अंदर। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। चारों स्टेजेस मैंने आपको बता दी हैं, जो मेन पॉइंट थे वो डिस्कस कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मियोसिस की। तो जो लास्ट में रिलेशन होगा, जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं वो मैंने रखी हुई हैं कहीं ना कहीं पे, तो आप देख लेना। तो देखो, मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 subsequent cycle of the nuclear and the cell division called meiosis first and the meiosis second, but only a single cycle of DNA replication। तो देखो, DNA replication सिर्फ एक स्टेज में होता है, लेकिन मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, जो कि आपको पता ही। यहाँ पे देखो, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की ये क्या बातें लिखी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अभी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जब एंड होगी तब हम आपके लिए 4 हैप्लॉइड सेल्स बना के तैयार रखेंगे। ये बात ये बोल रही है। अभी देखो, अभी डिस्कस करते हैं कि क्या होती है मियोसिस फर्स्ट और क्या होती है मियोसिस सेकंड। इसको डिवाइड किया गया है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के अंदर। तो इसके भी पार्ट होते हैं, जैसे कि माइटोसिस के पार्ट अपन ने देखे थे, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही पार्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट रहेगा, और यहाँ पर मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये इनके आगे आप सेकंड नोट कर देंगे। अब देखो, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज फर्स्ट को फिर से फर्दर 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ये नाम आपको याद ही होंगे। तो उसको फर्स्ट टाइप है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन, डिप्रोटीन और डाइकाइनेसिस। इसमें 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने ज़्यादा फेजेस हैं, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट की ये जो 5 स्टेजेस हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोफेज फर्स्ट की फर्स्ट स्टेज बात करते हैं, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी आप इसको इजीली देख सकते हो। इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम जो है विजिबल आसानी से हो जाएंगे लेप्टोटीन के अंदर। अब देखो, कंपनसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस रहता है, यानी कि कंपनसेशन जो होता रहता है
क्रोमोजोम का वो कंटेनर रहता है लेप्टोटीन के अंदर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतनी है भी नहीं, बट इसके आगे की जितनी भी फेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज आती है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होते हैं, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स नॉट क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो क्लियरली नहीं विजिबल होती हैं ये सारी स्टेजेस, बट एक अनुमान के तौर पर ही ये सारी चीज़ें हैं। साइनेप्सिस फॉर्म होता है। तो देखो ये एक क्वेश्चन आ गया कि साइनेप्सिस कौन से स्टेज में बनता है, तो वो बनता है जाइगोटीन के अंदर। अब देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉर्मेशन होता है, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने नोट भी किया हुआ है। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होता है। तो देखो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बाइवेलेंट भी बोल देते हैं या फिर टेट्राड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी 4 टांगे होती है, इसलिए टेट्राड बोलते हैं। बाइवेलेंट यानी कि 2 एक साथ जुड़ते हैं, इसके लिए बाई को 2 बोलते हैं, इसलिए 2 को बाई बोलते हैं, इसलिए आपको बाइवेलेंट बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनता है, तो वो जाइगोटीन में बनता है, या फिर कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। या फिर पूछते हैं कि सिनेप्सिस कहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं, तो वो जाइगोटीन में होती है। और बाइवेलेंट और टेट्राड किस में बनते हैं, तो वो भी इस जाइगोटीन में ही बनते हैं। तो ये आपको अब देखो पेकाइटिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल। अब देखो बाइवेलेंट और टेट्राड बने कहाँ पर थे, जाइगोटीन में बने थे, लेकिन क्लियरली विजिबल कहाँ पर होंगे, वो पेकाइटिन में होंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, तो जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स हैं वो इसी में बनती है। क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर होता है वो भी पेकाइटिन में ही होता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ पर है, हैपन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है, 2 क्रोमेटिड होते हैं, उसके वो मैं समझाऊंगा आगे आपको। अभी आपको यही देखना है, या फिर आपको समझ में ऑलरेडी आया हुआ होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो मुझे बता दो, मैं आपको समझा दूंगा। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, पेकाइटिन में होता है। इसको करवाने के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो भी इसी स्टेज में होता है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड, तो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट भी इस स्टेज में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 5 या फिर 6 पॉइंट यहाँ पर नोट किए हुए हैं, वो सारे के सारे एज इट इज एग्जाम में फंसते हैं और ऐसे के ऐसे फंसते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्रोटीन। तो देखो इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है इसी में घुलना स्टार्ट होता है। तो डिसोल्यूशन इसी में होता है, जो कि डिप्रोटीन के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेट्स फ्रॉम द ईच अदर। तो जो बाइवेलेंट के क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे डिप्रोटीन के अंदर। इन oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स कैन लास्ट फॉर द मंथ्स एंड ईयर्स। तो जो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो ये डिप्रोटीन स्टेज है वो बहुत से महीनों तक चल सकती है, या फिर बहुत से सालों तक भी ऐसे कैसे चल सकती है। अब देखो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कियाजमाटा। तो कियाजमाटा कहाँ पर बनता है, वो डिप्रोटीन के अंदर होता है। होता कैसा है, एक्सेप्ट का होता है। तो ये आपको बातें याद रही होंगी या फिर रह जाएंगी। नेक्स्ट आती है डाइकाइनेसिस, लास्ट स्टेज होती है। अब देखो इसमें क्या होती है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। तो कियाजमाटा बना कहाँ पे था, डिप्रोटीन के अंदर, लेकिन टर्मिनलाइजेशन होगा इसमें डाइकाइनेसिस के अंदर। तो क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस। तो सबसे ज्यादा कंडेंस कहाँ पर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, अगर ऐसा पूछा जाए तो वो डाइकाइनेसिस में भी मिलेंगे। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, वो क्यों, क्योंकि ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। तो आपने माइटोसिस में पढ़ा कि प्रोफेज के अंदर जो सारे न्यूक्लियर पार्ट हैं, यानी कि जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो क्योंकि अपन प्रोफेज का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये डिसअपियर होंगे ही। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखो माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर द सेपरेशन। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, इजीली मैंने समझा दिया सारी चीजें। न्यूक्लियर एनवेलोप ब्रेकडाउन्स, तो न्यूक्लियर एनवेलोप पे ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। यही इन सभी बातों का सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मेटाफेज और एनाफेज फर्स्ट, दोनों को अपन इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होती है, क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो यही है मेटाफेज का, जब भी नाम आएगा तो जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट यानी कि जो बीच की लाइन है वहां पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एच का मतलब हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। वही सेम बात है जो कि अपन ने प्रोफेज के अंदर पढ़ी थी, सॉरी मेटाफेज के अंदर पढ़ी थी माइटोसिस के अंदर। एनाफेज के अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ऑब्वियसली बात है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो कि मेंटेन रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं एक दूसरे से अभी भी, क्योंकि अभी इनको मियोसिस सेकेंडरी भी करवानी है।
नेक्स्ट बात करते हैं टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। तो ये बात सीधी सी बात है, टेलोफेज में पहले भी यही हुआ था, सेम बातें यहाँ पर आने वाली है। तो देखो साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइड ऑफ सेल्स। आगे इतनी बात समझ में, इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सेम डिस्पर्सन। देखो सम डिस्पर्सन के अंदर भी चली जाती है कुछ चीजें, बट टेलोफेज की जो माइटोसिस है वो उनके एग्जैक्टली सेम सिमिलर सी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। अब यार मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर से समझा नहीं पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं, लेकिन अभी वन शॉट वीडियो के अंदर क्लियर नहीं समझा सकते। इसका रीजन सिर्फ यही है कि वन शॉट वीडियो के थ्रू आपको वो सारे पॉइंट वापस रिकॉल करवा दिए जाएं जो कि आप थोड़ा थोड़ा भूल चुके होंगे, तो ये देख के आपको याद आ जाए। तो देखो मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होती है, प्रोफेज सेकंड। देखो प्रोफेज की बात कर रहे थे अपन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं, एक तो मियोसिस फर्स्ट, एक होती है मियोसिस सेकंड। तो अब जितने भी ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों होती हैं, तो इनके आगे अपन सेकंड लगाना है। अब इनमें होता क्या है वो मैंने नोट किया हुआ है। तो देखो इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस एंड बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। तो ये जब होता है उससे पहले ये स्टार्ट हो जाती है। तो देखो रिजेम्बलेंस एज नॉर्मल माइटोसिस। तो जितनी माइटोसिस में अपन ने फेजेस देखी थी एग्जैक्टली वैसे ही ये होने वाली है मियोसिस सेकंड। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, तो ये ऑब्वियसली बात है। तो क्रोमोसोम्स बिकम्स कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। प्रोफेज का यही फंडा होता है। मेटाफेज सेकंड की बात करें तो क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। तो ये फिर वही बात कि इक्वेटर पे आ जाएंगे। जब भी मेटाफेज का नाम आए तो इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये बात भी कोई नई नहीं आपके लिए, क्योंकि मेटाफेज में यही होता आया है और अभी भी यही हो रहा है, तो अपन यही पढ़ेंगे ओनली। अब देखो एनाफेज सेकंड, लास्ट बात करते हैं एनाफेज सेकंड की। तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं थी, एनाफेज में यही होता है, चाहे सेकंड लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ। तो देखो स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। तो स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है क्रोमोसोम्स की। एनाफेज फर्स्ट में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पर वो रिमेन थे, यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। तो क्रोमोसोम जो है अब एक दूसरे से अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट बात करते हैं टेलोफेज की। अब देखते हैं टेलोफेज के अंदर क्या होता है। टू ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स गेट एनवेलोप बाय द न्यूक्लियर एनवेलोप। तो देखो एनक्लोज हो जाती हैं दो न्यूक्लियर एनवेलोप से, जो कि दो ग्रुप के अंदर जो बने थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये टेलोफेज के अंदर होता है। तो देखो साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। तो 4 सेल्स बन जाती हैं लास्ट में, जब ये कंप्लीट होती हैं, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो 4 सेल्स बनेंगी, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में भी बात की थी। तो ये आपको समझ में आ गई होगी माइटोसिस और मियोसिस। अब देखते हैं माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है और मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। यहाँ पर दोनों का कंपेरिजन मैंने नोट किया हुआ है। यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। तो डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही होता है माइटोसिस, लेकिन जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स हो गए या फिर सोशल इंसेक्ट हो गए, इनके अंदर हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस हो सकती है, बट यूजुअली डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही ये होती है। देखो ये क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें जो है क्रोमोसोम का नंबर है उसको कंजर्व करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसी की वजह से वेरिएशंस होते हैं। तो ये आपकी मियोसिस हो गई। तो देखो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करते हैं वो माइटोसिस की तरह ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी अंगुली कट जाती है, कट लगती है अंगुली पे, तो उसकी जगह पे नई स्किन बनती है कुछ दिनों के बाद में, तो वो माइटोसिस के थ्रू ही बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी अंगुली कट गई तो वहाँ पर बाल निकल आए, या फिर अंगुली कट गई है तो वहाँ पर बॉडी का कोई दूसरा पार्ट निकल के आ गया, हाथ बन गया। ऐसा तो नहीं होता। जहाँ पे अंगुली कटी वहाँ पे आंखें निकल के आ गई, ऐसा तो नहीं होता। जो पार्ट कटता है वही बनता है, तो वो माइटोसिस के थ्रू ही हो रहा होता है। अब देखो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ। तो जैसे ही हमने कहा कि माइटोसिस मियोसिस का मतलब ही ये होता है कि क्रोमोसोम, क्योंकि मैंने इसको सेल ऑर्गेनेल्स के जो चैप्टर करवाया था मैंने, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कि मियोसिस जब होती है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है, इसीलिए उसको मियोसिस बोलते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और माइटोसिस को मतलब समसूत्री विभाजन। तो इस नाम से समझ में आ रही है। इसके एग्जाम्पल्स देखो सेल रिपेयरिंग होती है। तो सेल रिपेयरिंग होती है, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस या फिर लिविंग ऑफ द गट एक्सेट्रा। तो जैसा कि लाइनिंग ऑफ द गट्स की होती है वो भी इसी से बनती है। मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि अंगुली काटती है तो वहाँ पर वही पार्ट आता है। नाखून का अपन काटते हैं तो वहाँ पे नाखून ही निकलते हैं, हेयर नहीं निकलते, या फिर कुछ और एक पार्ट नहीं बनता।
आ गई इतनी बात समझ में। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशंस, तो जेनेटिक वेरिएशंस म्यूसिस के थ्रू होती है, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो लास्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइम टू टाइम पे जिस जिस की वेरिएशन की जरूरत पड़ती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हो रही होती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो जो चेंजेस होते हैं वो म्यूसिस के थ्रू ही आ रहे होते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इफेक्टिव हो वही चेंजेस होते हैं वो म्यूसिस के थ्रू होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो जितना भी लंबा बना इसमें मैंने सारा कवर आपको कर दिया है, डायग्राम्स के थ्रू भी मैंने समझा दिया है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने पहले के चैप्टर में करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और यहाँ पर सेल साइकिल भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर एक टॉपिक को मैंने अलग से एलोबरेट करके आपको समझाया है। अब क्लियरली तो नहीं समझा सकता, बट आपको रिविजन करवाने की कोशिश की है बहुत छोटे से टाइम में। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ताकि लास्ट टाइम में आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प हो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। बाकी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत।